बैंकिंग स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपका टीचर अभिषेक चौहान आज जनरल नॉलेज की क्लास लाया हूँ, जिसमें आपको आगे का भाग हिस्ट्री का देखना है। अब हिस्ट्री का हम आगे वाला भाग देख रहे हैं, मौर्य साम्राज्य, यानी सिकंदर के बाद जो आया था हम उसको आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हमारे ये है हमारी बैंकिंग स्टडी सेंटर। यहाँ बैंक, पीओ, क्लर्क, एसएससी, रेलवे, एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई, आरआरबी, एलआईसी, फ्री स्टडी मटेरियल फॉर ऑल सब्जेक्ट, फ्री मैगजीन्स, कंप्यूटर लैब्स, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री लाइब्रेरी, फ्री मॉक इंटरव्यू, 10 days 2 hour क्लासेस एंड 2 hour प्रैक्टिस। जगह है 3rd फ्लोर, राजकमल कॉम्प्लेक्स, पंचशील स्क्वायर, नागपुर। मोबाइल नंबर है 8080515897 9595628966। ये हमारा यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस होती है। डेमो क्लासेस फॉर 3 days, 3 day का हमारा क्या होता है, डेमो क्लासेस होता है। आगे बढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक, इनके बारे में आज हमको पूरा पढ़ना है कि इस देश में जो हम आज देख रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य का क्या अस्तित्व है, क्या है, उनके बारे में आज हम डिटेल जानेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। एग्जाम्स का सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि मौर्य वंश का सब संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, सबसे पुराना वंश है ये मौर्य वंश। इसका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म के पहले। ठीक है, जस्टिन्स के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोपोइट्स कहा जाए, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने की थी। किसने किया था? विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। विशाखादत्त कृत मुद्र राक्षसा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी का क्वेश्चन है कि एक बुक है मुद्र राक्षसा, किसने लिखी? विशाखादत्त, जिसमें हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। ठीक है, मुद्र राक्षसा किसने लिखा है? विशाखादत्त ने। में चंद्रगुप्त मौर्य के विशल अश्यम निम्न कुल के उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया है। गणानंद को हराने में चाणक्य, चाणक्य यानी इसे कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यही है। और इन्हीं का नाम है, कौटिल्य भी बोलते हैं इन्हें और चंद्रगुप्त भी बोला जाता है। ठीक है, विष्णुगुप्त सॉरी। चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री भी बन गया। कौन बन गया? ये प्रधानमंत्री बन गया। इसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीतिक से है। एग्जाम में क्वेश्चन है अर्थशास्त्र किसने लिखा है? 2 बुक आती है, एक इकोनॉमिक रिलेटेड अलग है और एक जो है वो अर्थशास्त्र से अलग। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पर पूर्व में बैठा था। एग्जाम्स का क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठा था? तो 322 यानी ईसा के जन्म के 322 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को अनुयायी था। किस धर्म को मानता था? अब हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, अशोक, तीनों ने अलग अलग धर्म को सपोर्ट किया है। लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को सपोर्ट किया था? ये जैन धर्म का अनुयायी था, यानी जैन धर्म को ही ये ने सपोर्ट किया। आगे लेंगे, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेला नामक स्थान पर बिताया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहते हैं कि इसका जो अंतिम समय थे जब ये इसने बताया कर्नाटक के श्रवणबेला में बिताया। चंद्रगुप्त 305 ईस्वी पूर्व सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर कौन? मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था, सिकंदर का सेनापति, सिकंदर का सेनापति हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया, एग्जाम्स का क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की किस लड़की से शादी किया था? कॉर्नेलिया से शादी किया। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्त के अनुसार 4 प्रांत यानी काबुल, कंधार, हैरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए, दहेज में दे दिए। अब यही है कि भैया शादी करो और दहेज लो, यानी इसका मतलब ये नहीं थी कि दहेज प्रथा पहले से ही थी। अब वो दहेज प्रथा कुछ अलग ही थी। अब ऐसा ये हो जाता था कि पहले अगर कोई चीज हम गिफ्ट दे रहे हैं तो बाप खुशी से ही देता था, और ऐसा भी देता चलो यार भाई अपना जवाई बन गया है तो अब यहाँ पर क्या करेगा, थोड़ा युद्ध नहीं करेगा। तो काबुल, कंधार, हैरात और मकरान ये कॉर्नेलिया की क्या है, क्या बोलते हैं, ये सब चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने गिफ्ट में दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे जैन धर्म की शिक्षा ली थी। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन है क्यों इतना सपोर्ट करता था? क्योंकि उसे सबसे अच्छा सपोर्टर माना जाता है। मेगास्थनीज ने सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। तो ये है कॉर्नेलिया, जिसके साथ शादी करता। अच्छा ये लड़की है, बड़े डेंजर दिख रही है यार, ठीक है, कॉर्नेलिया ऐसी थी। चलो ये है सेल्यूकस निकेटर, ये कौन है? सेल्यूकस निकेटर, और ये सिकंदर का सेनापति था। नेक्स्ट, मेगास्थनीज द्वारा लिखी एक पुस्तक है इंडिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एसएससी का क्वेश्चन है कि
इंडिका किसने लिखी? तो इंडिका लिखी है मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने उसमें बुक में बहुत सारी बातें लिखी थी। जानतों के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हथियारों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उसे खाना रखते थे। वे लगातार 2 रात एक कमरे पर नहीं सोते थे। वे लगातार क्या करते थे? 2 रात एक कमरे पर नहीं सोते थे। बरोबर है यार, कोई भी राजा रहा तो सिक्योरिटी देनी चाहिए, ठीक है। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ जिसमें 50-70 बुर्ज, 64 दीवारें हैं, 2 और 3 मंजिले वाली लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने था। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर का नक्शी अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए बने बसेरे से घिरा था। देखो कितना अच्छा पाटलिपुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एमपीएस ने किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक युद्ध था जिसका वर्णन एमपीएस ने किया था, यही था। प्लूटोक के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। कितने हाथी उपहार दिए? 500 हाथी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिया होगा भाई, जब तू 4 प्राण दे रहा है तो हाथी लेके जा, ठीक है। वैसे हाथी जो है इंडिया में ही बहुत अच्छे मिलते थे। इससे एक बहुत ज्यादा जो महमूद गजनी है ये भी बहुत प्रभावित था इंडिया में, ठीक है। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व हो गई श्रवणबेला में उपवास के कारण। देखो तबड़ा राजा भूखे पेट मरा, ठीक है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा ऐसा राजा था जो उपहास के कारण मरा, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट लेंगे बिंदुसार। अब बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी और उसका लड़का, ठीक है। और ये शिव धर्म को सपोर्ट करता था। बिंदुसार के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये अशोक के पिता भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है शत्रु का विनाशक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछेंगे अमित्र घात का मतलब क्या होता है, तो अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु का विनाशक। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था, यानी शिव धर्म को सपोर्ट करता था। कौन से धर्म को? शिव धर्म को। आजीविक संप्रदाय की स्थापना मखिल पुत्र गोसाल ने की थी। ये भी एसएससी का क्वेश्चन है कि आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? एसएससी का क्वेश्चन, सीजीएल का। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वरिसार कहा जाता है। जब पुराणों का संबंध भी पूछा है कि पुराण कितने हैं, पुराण देखा जाता है तो 18 पुराण है। कितने हैं? 18 पुराण। वेद कितने हैं? वेद 4 है, ठीक है। वेदांग कितने हैं? वेदांग है 6। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद है आपके 108। ये सब ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। और पुराणों का संबंध किस धर्म से है? तो मौर्य साम्राज्य से। कौन से है? मौर्य साम्राज्य से। स्ट्रॉबी के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकेस नामक एक राजदूत भेजा था। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है, ठीक है। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन था? डायमेकेस। ये किसके दरबार में रहता था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, ठीक है। मखिल पुत्र गोसाल ये वही है जिन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। एग्जाम में क्वेश्चन है किसने कहा था? मखिल पुत्र गोसाल। इन्हीं ने ही क्या कराता है? आजीवक संप्रदाय का स्थापना किया था। नेक्स्ट, जैन धर्म ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहासन कहा गया, ठीक है। यानी जैन ग्रंथों में से सिंहासन कहा है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला जो सिंधु और झेलम नदी के तट पर बसा हुआ था, अभी ये पाकिस्तान में। एग्जाम का क्वेश्चन है कि तक्षशिला कहां पर है? पाकिस्तान में। तो 2 विद्रोह का वर्णन। पहले विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार का बड़ा लड़का सुसीम गया, फिर उसके बाद अशोक गया। एंथियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजा। क्या यार, कैसी ऐसी डिमांड करते थे पता नहीं, भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारनाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। 16 राज्य हो सकते थे, जैसे अपने तरफ स्टेट है तो वैसे ही 16 राज्य है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े राज्य थे। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खलटक, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, खलटक किसका प्रधान था? तो ये बिंदुसार का था। नेक्स्ट लेंगे, बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ अशोक। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सम्राट अशोक। इतिहास में सम्राट अशोक का नाम बहुत ज्यादा होता है, विश्व के टॉप 10 में आता है अशोक, ठीक है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ 269 ईस्वी पर मगध के राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुब्रदांगी। ये ब्राह्मण थी, ब्राह्मण सुब्रदांगी।
दिव्यान के अनुसार, ठीक है। अच्छा, अशोक के बारे में यही बता दूं, कई बार अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था मुझे कि अशोक और सिकंदर का युद्ध होता तो कौन जीतता, तो अशोक। क्या कारण था, देखिए, राजगद्दी में बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था, अब एक साथ अवंती का एक वहाँ राज्यपाल था। उज्जैन की राजधानी अवंती थी। मस्की, गुज्जर, नेपाल और उद्गल के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता, यानी कई अभिलेख है जिसमें उसका नाम मस्की, गुज्जर और नेतूर और उद्गल। अशोक को इतिहास में मुख्य उनके अभिलेख से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेख में निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। वैसे इनका एक और नाम है प्रियदर्शनी राजा। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन। शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, 3 लेख हैं। डी.आर. भांडारकर जिस इतिहासकार ने अभिलेख के आधार पर पहले अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया, सबसे पहले जो इस राइटर ने लिखे थे वो डी.आर. भंडारकर थे, जिन्होंने स्तंभ लेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखना शुरू किया था। कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में कलनकुल में प्राप्त उद्भव मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कॉलरशिप शिलालेख में अशोक के प्रतिसार रूप चित्र के साथ रान्य अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है। भाव अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। एक भाव अभिलेख। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अशोक ने अपने अभिषेक में के 8वें वर्ष के बाद 260 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध 260 में कौन सा, कलिंग युद्ध। आक्रमण किया कलिंग की राजधानी तोसली। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा है कि उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी, तो कलिंग की राजधानी थी तोसली। अधिकार कर लिया। यह उल्लेख 13वें शिलालेख, कौन सा लेख, शिलालेख में उल्लेख है। प्लिनी के कथन के अनुसार मिस्र का राजा फिलोडेमस टॉलमी ने पाटलिपुत्र में डियानिसिम नामक एक राजदूत भेजा था। जैसे मेगास्थनीज इसके इसमें था, फिर एंटियोकोसिस था, और ऐसा ही था डियानिसिस। अब अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान पर संबंधित राज्य, सहजवाड़ी पेशावर में, मनसेरा हजारा पाकिस्तान में, कालसी उत्तराखंड में, गिरनार गुजरात में। अच्छा, गिरनार कई बार पूछा गया, कहाँ पर है, गुजरात में। धोलियो जोगड़ा उत्तराखंड में, एरगुड़ी राजुली मडगिरी आंध्र प्रदेश में, सोपारा महाराष्ट्र में, रूपनाथ और गुज्जर मध्य प्रदेश में, सासाराम बिहार में है, बेहू राजस्थान में है, मॉस्की, गोविड, ब्रह्मगिरी, सिद्धपेट, जेटी रामेश्वर, कनगुली और पलनकुट्टू ये कर्नाटक पे है। अरोहरा ये डायसिस टॉल उत्तर प्रदेश में, डेल्फेस टॉलमी उत्तर प्रदेश में। अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनमें वर्णित विषय, उनके हर जो 13 शिलालेख या 14 या 15 जितने भी मिले उनमें हर कुछ उल्लेख है। जैसे पहला शिलालेख कहता है कि इसमें पशु बलि की निंदा की है। सही बात है यार, पशु बलि क्यों देते हो, देवी देवताओं को मत दो, ठीक है, उनका नाम खराब होता है। तो मैं कहता हूँ कि भैया सही बात है, देखो वैसे आप नॉनवेज उनवेज खाओ, लेकिन उसको किसी देवी देवता को ना चढ़ाते हुए खाओ, ये बेकार लगता है, ठीक है। कोई देवी देवता नहीं कहती है कि हमें पशु बलि चढ़ाए, ठीक है। ये यानी एक चीज यही समझो कि आप नॉनवेज खाते हो, ठीक है, बट उसको भगवान के नाम पर मत डेडिकेट करो, ठीक है। दूसरा, मनुष्य पशु और दोनों चिकित्साओं का व्यवस्था का उल्लेख है। यानी देखो, मनुष्य की भी चिकित्सा कराया, पशु का भी, दूसरा अभिलेख पे, और ये 7 और 8वां में भी 13वां में भी दर्शाया गया। तीसरा, इसमें राज्य के अधिकारी को यह आदेश दिया गया कि वह 5वें वर्ष उपरांत दौरे पर जाए और कुछ धार्मिक नियम को उल्लेख। चौथा, इसमें भोरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन है। पांचवा, इसमें धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां रटा, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। देखो, तीर्थ यात्राओं का उल्लेख बहुत पहले से है, जैसे मध्य प्रदेश में अभी शिवराज सिंह चौहान ने बहुत सारी यात्राएं चालू करी है, तो वैसे ही देखो तीर्थ यात्रा पहले से ही, यानी अशोक के काल से तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें में अशोक ने आदेश दिया है कि राज्य तथा उच्च अधिकारियों को हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचे। 11वां, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां, इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचार सम्मान की बात की गई है। 13वां, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात। एग्जाम का क्वेश्चन है, हृदय परिवर्तन किस युद्ध में हुआ था, कलिंग युद्ध, और ये 13वें अभिलेख पर उल्लेख है। 14, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने का प्रेरित किया है, ठीक है, और इसमें 5 यवन राजाओं नाम से भी उल्लेख है जो इसमें धम्म प्रचार पे भेजते, बट लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस अभिलेख पे कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो 13वां। नेक्स्ट, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उपगुप्त, अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के रजत रग्निनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कश्मीर का इतिहास है।
वेरी वेरी। रजत रंगिनी किसने लिखा है? कलहन ने। ठीक है, पर पता चलता है शिव धर्म का उपासक था और निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म का अपना लिया था। और लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप में बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक एक उपासक के रूप में अनरज्याभिषेक 10वें वर्ष में बौद्ध गया की 12वें नीलगिरी सागर तुर्की में 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया था। लुम्बिनी, यहीं पर भगवान बौद्ध का जन्म हुआ। अशोक ने अपने आजीविकों को रहने हेतु बरबरा की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण भी कराया। यानी बौद्ध धर्म के साथ, देखो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अशोक पूर्णतः से बौद्ध धर्म का अनुयायी था, क्योंकि वो शिव धर्म को भी सपोर्ट करता था। उसके बाद में लिखा है कि अशोक ने आजीविकों को रहने तो बरबरा की पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिसका निर्माण कर, चौपार, सुदमा और विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन की गुफा प्रदान की। अशोक के 7वें स्तंभ में लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है और महापात्रों के आजीविकों के हितों को ध्यान रखने के लिए भी कहा गया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन कि किसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था? महेंद्र और संघमित्रा को भेजा गया था। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। ठीक है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। अब मौर्य प्रांत और राजधानी। उत्तर पथ की तक्षशिला थी, अवंत राष्ट्र की उज्जैन थी, कलिंग की तोसली थी, दक्षिण पथ की स्वर्णगिरी थी और प्राचीन पूर्व प्रांत की पाटलिपुत्र थी। यानी इन प्रांतों को बांटा गया था और उनकी राजधानी इस प्रकार। अशोक ने शिलालेखों में ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का भी प्रयोग किया। ठीक है, ग्रीक और अरमाइक लिपिक अभिलेख अफगानिस्तान में है। देखो आज तो नहीं है, लेकिन ये तालिबान लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। खरोष्टी लिपि है शाहवादी मनसेरा पाकिस्तान में। मनसेरा का एग्जाम में पूछा गया था, कहाँ पर है? पाकिस्तान में। शेष भारत के में ब्रह्म लिपि का मिलता है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। अशोक की शिलालेख में 3 भागों में बांटा गया है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक की शिलालेख की खोज 1750 में ब्रह्मपोटी फैंटोलियन ने की थी और इनकी संख्या 14 थी। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 में जेम्स प्रिस्पे ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनटीपीसी में पहला पूछा गया क्वेश्चन था कि अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने की? जेम्स प्रिस्पे। मंत्री। अब अशोक का हम देखेंगे कैसा राजमंडल था। मंत्री यानी प्रधानमंत्री, पुरोहित यानी धर्म और दान विभाग का प्रधान, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज राजपुत्र होता था, देवरायक राज्य के द्वार रक्षक, अंतर्वेदिक अंतपुत्र दक्षक, समाहर्ता आर्यक सग्रता, संदिता राज्य के कोषाध्यक्ष कारागार का अध्यक्ष था, प्रशस्ता कारागार का अध्यक्ष, प्रादेष्टि कमिश्नर, पौर नगर का कोतवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसएससी, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, नायक नगर रक्षक और अध्यक्ष होता था नायक, कर्मक्रांतिक उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष, मंत्री परिषद अध्यक्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आईएमपी दंडपाल पूछा गया है। दंडपाल का मतलब है सेना का सामान एकत्रित करने वाला, दंड देने वाला नहीं, एसएससी का क्वेश्चन है। दुर्गपाल करने वाला दुर्ग रक्षक, अंतपाल यानी सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। अशोक के स्तंभलेखों की संख्या 7 थी, जो केवल ब्रह्म लिपि में ही लिखी गई थी। इनमें 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए। प्रयाग स्तंभलेख यह पहले कौशंबी में स्थित था। अब इस स्तंभ के लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। आप इलाहाबाद के किले में जाओगे, वहां पे प्रयाग स्तंभ आपको मिलेंगे। दिल्ली टोपरा, ये फिरोज शाह तुगलक ने अपने दिल्ली पर लाया था। दिल्ली मेरठ, इसे भी फिरोज शाह तुगलक ने अपने दिल्ली पर ही लाया गया है। रामपुरवा, यह स्तंभलेख चंपारण बिहार में स्थापित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 1872 में कार्लाइन ने इसकी खोज की थी। लॉरियर और इस चंपारण में है, और लॉरियर नंदागढ़, ये चंपारण। देखो ये लॉरियर शब्द आया तो समझ जाना चंपारण में इसका स्तंभ है। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे। कौशंबी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसएससी का क्वेश्चन है कि किसे रानी का अभिलेख कहा है? कौशंबी अभिलेख। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुद्रमोही है। एग्जाम में क्वेश्चन है, सबसे छोटा अशोक का, एसएससी का क्वेश्चन। ठीक है, इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा दौरान अशोक ने द्वारा भूराज उसकी दर घटाकर 1.8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम धार्मिक ग्रंथ में बलि माफ कर दिया गया। महास्तंभ यानी बांग्लादेश से प्राप्त सोहागोरा तापपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य के द्वारा रहित कार्य किए जाने का वितरण प्राप्त। प्रथम पुत्र शिलालेख, यह घोषणा सभी मनुष्य मेरे बच्चे, इस पे उल्लेख। अशोक का शाहकोना कधार अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में लिखा। एसएससी का क्वेश्चन। साम्राज्य में मुख्यमंत्री पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उनकी चरित्र की जांच पड़ताल की जाती है, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। यानी कॉम्पिटिशन के समान एक परीक्षा होती थी।
और उसी के आधार पर मुख्यमंत्री और पुरोहित जैसे बड़े बड़े पदों पर उनको रखा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 होती थी, यानी चार का टेबल। ठीक है। अर्थशास्त्र में शिष्ट अधिकारियों के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। महापात्र भी कहा जाता है, इनकी संख्या 18 थी। और अर्थशास्त्र में चर यानी जासूस कहा जाता है। चर को क्या कहा गया है? जासूस कहा। अशोक के समय मौर्य सम्राट प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों को प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र राष्ट्र कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय और किया गया था और जिसे विषपति संभालता था। और प्रशासन का सबसे छोटी इकाई ग्राम, एग्जाम का क्वेश्चन, जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। प्रशासक में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का प्रशासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल समाजता था, जिसमें जो 6 समितियों में विभाजित था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। इसको बचाने वाले को क्या दिया जाता था? मृत्यु दंड। यानी कोई अगर चोरी चपट करता था तो उसका हाथ काट लिया जाता था, ऐसा कहा जाता है। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोमनाई का निर्माण अधिकारी एक मार्ग निर्माण व्यक्ति था, एग्रोमनाई। जस्टिस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 घोड़े में चलते थे, 9,000 हाथी में चलते थे और 8,000 रथ पे रहते थे। इतने सैनिक थे। प्रशासनिक समिति उनके कार्य: प्रथम, उद्योग और शिल्प का कार्य निरीक्षण करना। द्वितीय, विदेशियों को देखरेख। द्वितीय, जन्म मरण का वितरण यानी डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट। चतुर्थ, व्यापार और वाणिज्य की देखभाल। पंचम, निर्मित वस्तुओं का विक्रय विक्रेषण पष्ट बिक्री कर वसूल करना। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख फौजी सेना में सारे भारत को रोक दिया था। बाप रे, इतना भयानक था चंद्रगुप्त मौर्य। यही बात सही है भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त कराया। पूरे वेस्ट कंट्री को उसने मुक्त कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक कहते थे। सैन्य विभाग में सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त सेना में 6 लाख पैदल सेनाएं, सिपाही 30,000, घुड़सवार 9,000 थे। बाप रे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय कमेटी भी देखती थी। क्या बात। मौर्य प्रशासन की गुप्तचर विभाग महापात्र सर्प नामक एक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया तथा एक स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले कार्य वाले को गुप्तचर यानी संचार कहा जाता था। और सैन्य समिति के उनके कार्य: प्रथम, जल सेना की व्यवस्था करना। द्वितीय, यातायात का रहस्य करना। तृतीय, पैदल सैनिकों का देखरेख। चतुर्थ, अश्वारोही सेना का देखरेख। पंचम, गज सेना का देखरेख। अष्टम, रथ सेना का। यानी 6 समितियां अलग अलग कार्य करती थी। अशोक के समय जनपद न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राजू कहते थे, यानी न्यायालय व्यवस्था थी जिन्हें राजू को कहा जाता था। सरकारी बीमा को सीता भूमि कहते थे। वेरी गुड। और बिना वर्षा अच्छी खेती करने वाली भूमि को अवैध भूमात्मक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित था: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारागिर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद, यानी 7 समाज ये यानी वर्गों में विभाजित था। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली को रूप जीविका कहते थे। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले पाटलिपुत्र पे नंद वंश का शासन था और उसका विनाश में कश्मीर के राजा प्रवर्तक ने उसकी सहायता की। मौर्य शासन 137 वर्ष चला और भगवत पुराण के अनुसार वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन। अंतिम राजा पूछा गया जिसकी हत्या उसकी सेनापति पुष्पमित्र शंभु ने 185 ईस्वी में पूर्व कर दी और मगध पर पुष्प वंश की नींव डाली और मौर्य सम्राट अशोक राम बिहार पाटलिपुत्र में ही था। ठीक है, तो आपको पूछा मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? बृहदत्त। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, दूसरों तक फैलाइए। ठीक है, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। धन्यवाद।